Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is second lecture of electrostatics in which we will discuss about electric field. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्युतिकी एवं चुंबकत्व का यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about force between many charge particle and superposition principle, continuous distribution of charge and electric field। तो हम हमारे इस लेक्चर में विभिन्न आवेशों के कारण बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण एवं विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ लिया था। अब अगर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हैं, दो से अधिक आवेशित कण हैं, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी या बल का मान क्या होगा, वो यहां पर हमको ज्ञात करना है। So first of all, force between many charge particle and superposition principle। तो सबसे पहले विभिन्न आवेशित कणों के कारण बल एवं अध्यारोपण सिद्धांत। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल states that when a number of point charges are interacting each other, then the total force on a given charge is a vector sum of the force exerted on it due to individual charges। इस सिद्धांत के अनुसार जब कई बिंदु आवेश एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो किसी दिए गए आवेश पर कुल बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हमारे पास में है, कई बिंदु आवेश हमारे पास में है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर या किसी विशेष बिंदु आवेश पर हमें कुल बल का मान ज्ञात करना है। तो उस बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान हम पहले ज्ञात करेंगे और इसके पश्चात सारे बलों का वेक्टर सम लेंगे, सभी बलों का सदिश योग लेंगे, तो टोटल फोर्स या कुल बल का मान हमें प्राप्त होगा। अब यहां पर हमने एक डायग्राम दिखाया है। इस डायग्राम में ये Q1 पॉइंट चार्ज है, इसी टाइप से Q2, Q3, Qn ये भी हमारे बिंदु आवेश हैं। अब Q1 से Q2 की डिस्टेंस R12 है एंड Q2 से Q1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश है R21 कैप। इसी टाइप से Q1 एंड Q3 के मध्य दूरी
R13. The distance between charge Q1 and Q3 is R13, and the unit vector which is directed from Q3 to Q1 is R31 cap. इसी प्रकार Q3 से Q1 की ओर एकांक सदिश R31 cap है. Similarly, the distance between Q1 and Qn is R1n. इसी प्रकार Q1 एवं Qn के मध्य दूरी R1n and the unit vector from Qn to Q1 is Rn1 cap. Qn से Q1 की ओर एकांक सदिश Rn1 कैप है. अब इस Q1 पर हमको टोटल फोर्स निकालना है, कुल बल का मान निकालना है. तो पहले हम क्या करते हैं, Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू निकालते हैं. सो द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12. तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12. द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज F13. Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13. इसी प्रकार Q1 पर Qn के कारण लगने वाला बल F1n. So the force on Q1 due to Qn is F1n वेक्टर. अब इन फोर्स की डायरेक्शन या इन बल की दिशा, ये जो यूनिट वेक्टर्स हमने दिखाए हैं उन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी, इन एकांक सदिशों के अनुदिश होगी. तो Q1 पर Q2 के कारण फोर्स हमारा इस साइड में लगेगा, Q1 पर Q3 के कारण फोर्स इधर लगेगा, Q1 पर Qn के कारण फोर्स इधर लगेगा. Now, from principle of superposition, the total force on Q1, अध्यारोपण सिद्धांत से Q1 पर लगने वाला कुल बल F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1i प्लस F1n. सो वेक्टर सम हमने यहां पर लिया है या सदिश योग लिया है. सो F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1i वेक्टर प्लस F1n वेक्टर. अब ये F1i वेक्टर क्या है, किसी Qi चार्ज के कारण Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स या लगने वाला बल F1i है. तो इस तरह से n पॉइंट चार्ज हमारे पास में है, यानी सारे चार्ज के कारण हमने Q1 पर फोर्स निकाला है, Q1 पर बल निकाला है, और लास्ट में इन सारे फोर्सेस को हमने ऐड कर दिया है, इन सभी बलों को हमने जोड़ दिया है. नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल. अब कूलॉम लॉ से F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है. सो F12 वेक्टर की वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, क्योंकि Q1 एंड Q2 के बीच में डिस्टेंस R12 है, इंटू R21 कैप. क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बल हमारी सदिश राशि है, तो इसलिए साथ में हमको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, एक एकांक सदिश लगाना होगा. नाउ
फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। अब यहां पर डिस्टेंस R13 एंड यूनिट वेक्टर Q3 से Q1 की तरफ R31 कैप। सो F13 की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप। नाउ F12 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, F13 हमने ये निकाला था, एंड F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1i प्लस F1n था। अब हम क्या करते हैं, इन सबकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो F1 इक्वल टू K कॉमन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस इस फोर्स की बात करेंगे तो K हमने कॉमन ले लिया है और यहां पर आएगा Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। So this is the total force on charge Q1। तो यह आवेश Q1 पर कुल बल का मान है। सिमिलरली टोटल फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इसी प्रकार सभी आवेशों के कारण Q2 पर लगने वाला कुल बल। तो जहां पर Q1 था उन सबकी जगह हम Q2 लिख देते हैं और जहां पर Q2 था वहां पर Q1 आ जाएगा। तो जहां पर 1 था वहां पर 2 लिखो और जहां पर 2 था वहां पर हम 1 कर देते हैं। सो F2 इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R12 कैप। तो 1 की जगह 2 एंड 2 की जगह हमने 1 कर दिया है, प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 स्क्वायर R32 कैप प्लस Q2 Qn R2n स्क्वायर Rn2 कैप। तो ये Q2 पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल होगा। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू ऑल द पॉइंट चार्जेस। नाउ हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में Q1 Q2 दिखाए हैं। तो अगर पोजीशन वेक्टर ये स्थिति सदिश की बात करें तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q1 का स्थिति सदिश R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q2 का स्थिति सदिश R2 एंड इसी टाइप से Qn का पोजीशन वेक्टर यह स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। अब इस Q1 पर टोटल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, कुल बल का मान निकालते हैं। So if charges are placed according to figure, यदि आवेश चित्रानुसार स्थित हो तो इस टाइप से हमारे चार्ज स्थित है, आवेश स्थित है। So force on Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब यह डिस्टेंस हमने R12 वेक्टर मानी थी।
अब R12 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर हमको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना होगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम हमें लगाना होगा। तो वो क्या होगा? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R1, और यहां से वेक्टर R12 की वैल्यू R1 माइनस R2 आ जाएगी। तो Q1 पर Q2 के कारण फोर्स क्या आएगा? F12 हमारा ये था, इस R12 की जगह आप वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लगाओगे। अब यहां पर मैग्नीट्यूड की जरूरत है, परिमाण की आवश्यकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एंड यहां पर R12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर R12 वेक्टर आ जाएगा और यहां पर R12 क्यूब आ जाएगा। एंड R12 की वैल्यू हम कह रहे हैं कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 है, तो F12 हो जाएगा। सो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2, क्योंकि यहां पर हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, यूनिट वेक्टर हमारा नहीं है, इसलिए नीचे हमारा क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर हमने एकांक सदिश के स्थान पर स्थिति सदिश लिया है, इसलिए नीचे हमारा क्यूब हो गया है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R3। सो द टोटल फोर्स ऑन Q1, इसलिए Q1 पर लगने वाला कुल बल, तो F12, F13 एंड F1n को हम ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे या सदिश योग लेंगे, तो K सब में से कॉमन आ जाएगा। सो F1 की वैल्यू हमको मिलेगी F1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R3 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Q1 Qn अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn। सो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में चार्ज Q1 पर टोटल फोर्स की वैल्यू हमको ये मिलेगी, या स्थिति सदिश के पदों में आवेश Q1 पर कुल बल का मान हमें इस सूत्र से प्राप्त होगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द चार्जेस। यह आवेशों के स्थिति सदिश के पदों में अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय रूप है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस। नाउ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का सतत वितरण। तो अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्ज लिया था या आवेश हमारा विविक्त था।
अब अगर चार्ज हमारा कंटिन्यूस है या आवेश का सतत वितरण है तो क्या होगा? सो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का सतत वितरण। द चार्जेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways। आवेशों को 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है। या तो चार्ज को अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट करो, एक रेखा के अनुदिश वितरित करो, या चार्ज को अलोंग एन एरिया डिस्ट्रीब्यूट करो, एक क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित करो, और या फिर चार्ज को हम अलोंग अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक आयतन के अनुदिश वितरित करते हैं। सो चार्जेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अलोंग अ लाइन, आवेशों को रेखा के अनुदिश वितरित किया जा सकता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो वितरण होगा, दिस इज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह वितरण एक विमीय वितरण होगा एवं इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है चार्जेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अलोंग एन एरिया, आवेशों को क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित किया जा सकता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 dimensional distribution and such distribution will be surface charge distribution। यह वितरण द्विविमीय वितरण होगा एवं यह वितरण पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। तो पहले हमने अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब हमने अलोंग ए सरफेस डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित किया है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है अलोंग अ वॉल्यूम, आवेशों का आयतन के अनुदिश वितरण। दिस डिस्ट्रीब्यूशन will be 3 dimensional distribution and such charge distribution is known as volume charge distribution। यह वितरण त्रिविमीय वितरण होगा एवं आवेशों के इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, अलोंग ए लाइन, अलोंग एन एरिया, अलोंग अ वॉल्यूम। तीनों को 1 by 1 लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। इन दिस केस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन। इस अवस्था में आवेशों का वितरण एक रेखा में होता है। तो 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं, एक लाइन है, एक रेखा है, एक वायर है, उसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हियर वी यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस अवस्था में हम रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग करते हैं एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। एंड व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। एकांक लंबाई का आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब ये कोई हमारे पास में लाइन है, ये कोई रेखा है, ये कोई वायर है, कोई तार है। इस वायर या तार को हमने चार्ज प्रोवाइड किया है, आवेश Q दिया है।
ये आवेश इस वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक समान रूप से वितरित हो गया है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर की टोटल लेंथ एल है, इस तार की कुल लंबाई एल है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट क्या आएगी? चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। सो यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी कूलम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मात्रक कूलम पर मीटर होगा। If dq charge is distributed along length dl, यदि dl लंबाई के अनुदिश dq आवेश वितरित हो तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, तो टोटल लेंथ यहां पर dl है, टोटल चार्ज यहां पर dq है। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ या एकक लंबाई का आवेश जो कि हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। सो dq इक्वल टू lambda into dl. Now the force on test charge q naught due to a linear charge dq. So प्रेक्षण आवेश q0 पर रेखीय आवेश dq के कारण लगने वाला बल। अब बल का फॉर्मूला हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। According to Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 upon R square into R cap। तो कूलम के नियम से Q1 एवं Q2 आवेश जो R दूरी पर हैं, उनके मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप होगा। अब यहां पर Q1 की जगह हम Q0 रखेंगे, Q2 की जगह हम DQ रखते हैं। अब ये चार्ज स्मॉल है, ये आवेश अल्प है, इसलिए फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल होगी, बल का मान भी अल्प होगा, तो फोर्स हम DF मान लेते हैं। सो DF इक्वल टू KQ0 DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब dq की वैल्यू लैम्डा dl है, तो इस dq की जगह आप लैम्डा dl यहां पर रखो। सो df इक्वल टू KQ0 लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब अगर टोटल फोर्स Q0 पर निकालना है, यदि Q0 पर हमको कुल बल निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इसका लाइन इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका रेखीय समाकलन करते हैं। सो टोटल फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू होल लीनियर चार्ज, तो Q0 पर संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण लगने वाला बल, तो इसका हम लाइन इंटीग्रेशन कर देते हैं, रेखीय समाकलन करते हैं। सो F इक्वल टू KQ0, ये हमारा कांस्टेंट था, लाइन इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण प्रेक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले
कुल बल का मान हमारा ये होगा। नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। अब चार्ज को हम किसी सरफेस के अलोंग, किसी एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आवेश को किसी पृष्ठ के अनुदिश या किसी क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित करते हैं। इन दिस केस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस। इस स्थिति में आवेश पृष्ठ के अनुदिश वितरित होता है। तो यहां पर हमारा 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द्विविमीय आवेश वितरण होगा। हियर वी यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां हम पृष्ठ आवेश घनत्व का प्रयोग करते हैं। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। अब ये हमने कोई सरफेस लिया है, कोई पृष्ठ लिया है, कोई हमारी प्लेट है। तो ये जो प्लेट है इसको हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, और ये जो हमने इसको चार्ज दिया है या आवेश दिया है, यह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान वितरित हो जाता है। दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सरफेस। तो टोटल एरिया हमने इसका ए माना है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, एंड चार्ज हमने क्यू दिया है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल। अब अगर सिग्मा की यूनिट निकालते हैं, सिग्मा का मात्रक निकालते हैं, तो वो क्या होगा? चार्ज की यूनिट कूलम एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। If dq charge is distributed along ds, यदि क्षेत्रफल ds के अनुदिश dq आवेश वितरित हो तो, अब q की जगह हम dq लिख देते हैं एंड a की जगह हम ds लिखते हैं। तो सिग्मा क्या बन जाएगा? dq अपॉन ds, एंड यहां से dq की वैल्यू हमको मिलेगी dq इक्वल टू सिग्मा ds। नाउ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू अ सरफेस चार्ज dq, पृष्ठ आवेश dq के कारण प्रेक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। तो वापस हम कूलम्ब लॉ लगाएंगे। सो ds की वैल्यू आ जाएगी k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, क्योंकि q1 की जगह हमने q नॉट लिख दिया है एंड q2 की जगह हमने यहां पर dq लिख दिया है, एंड q नॉट एंड dq के बीच में डिस्टेंस हम r मान के चल रहे हैं। क्योंकि ये चार्ज हमारा स्मॉल है, ये आवेश हमारा अल्प है, इसलिए बल का मान भी स्मॉल होगा, फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल होगी, बल का मान भी कम होगा।
अब dq की जगह हम सिग्मा ds लिखें तो df आ जाएगा k क्यू नॉट सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब टोटल फोर्स हम निकालते हैं। सो टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल सरफेस चार्ज, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला कुल बल। तो टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसका हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे, पृष्ठ समाकलन लेते हैं। तो F आ जाएगा K क्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सो F इक्वल टू K क्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। Now, third type of distribution is volume charge distribution. तीसरे प्रकार का वितरण है आयतन आवेश वितरण। तो चार्ज हमारा 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट है, आवेश हमारा त्रिविमीय वितरित है। So in this case, the charge is distributed along a volume. इस अवस्था में आवेश एक आयतन के अनुदिश वितरित होता है। Here we use वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इस स्थिति में हम आयतन आवेश घनत्व रो लेते हैं। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अब ये हमारा कोई स्फेयर है, कोई हमने गोला लिया है, तो ये हमारा 3 डायमेंशन होगा। तो ये जो स्फेयर है या ये जो गोला है, इसका वॉल्यूम या आयतन हमने V माना है एंड इस स्फेयर को हमने Q चार्ज प्रोवाइड किया है, इस गोले को हमने Q आवेश दिया है। तो टोटल वॉल्यूम V, टोटल चार्ज Q। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या एकांक आयतन का आवेश रो आ जाएगा, रो इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम यूनिट निकाल देते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो का मात्रक निकालते हैं। तो वो क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। सो यूनिट ऑफ रो इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इफ dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a volume dv, यदि dq आवेश आयतन dv के अनुदिश वितरित हो तो वॉल्यूम हम dv ले रहे हैं, आयतन हम dv मानते हैं एंड चार्ज हमारा dq है। तो इस q की जगह आप dq रखो एंड v की जगह dv रखो, तो रो की वैल्यू हमको मिलेगी, रो इक्वल टू dq अपॉन dv। अब यहां से अगर dq निकाले तो dq आ जाएगा रो dv। नाउ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज dq। तो आयतन आवेश dq के कारण प्रेक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। अब कूलम्ब लॉ से F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो Q1 की जगह हम Q नॉट लिखेंगे एंड Q2 की जगह हम dQ लिखते हैं। सो DF इक्वल टू K Q नॉट dQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इस dQ की जगह आप रो dV लिखो, सो DF आ जाएगा K Q नॉट रो dV
upon r square into r cap. So this is the force on q naught due to चार्ज dq. तो dq आवेश के कारण q0 आवेश पर लगने वाला बल हमारा ये होगा. Now the total force on q naught due to whole volume charge, संपूर्ण आयतन आवेश के कारण q0 पर लगने वाला कुल बल, इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हम आयतन समाकलन करते हैं. सो F इक्वल टू के क्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. सो दिस विल बी द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज. यह बल संपूर्ण आयतन आवेश के कारण आवेश Q0 पर लगेगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, द स्पेस अराउंड a charged particle in which another charge experience a force is known as electric field. किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है. तो अगर हमारे पास में कोई चार्ज है, कोई आवेश है, तो इसके चारों तरफ वो एरिया या वो क्षेत्रफल जिसमें अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस पर बल लगेगा. अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है. तो जो दूसरा आवेशित कण आ रहा है, उस पर लगने वाला बल आकर्षण बल भी हो सकता है एंड प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है. वो दोनों चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा. तो हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है जिसको हमने क्यू माना है, इसके चारों तरफ ये हमारा एरिया या क्षेत्रफल. अब ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये जो क्षेत्र है, अगर यहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, कोई अन्य बिंदु आवेश है जो कि हमारा Q0 है, ये हमारा सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश, क्योंकि इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, इस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं एंड इस चार्ज पर हम स्टडी कर रहे हैं, इस आवेश पर हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा टेस्ट चार्ज होगा या प्रेक्षण आवेश होगा. अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इस पर फोर्स लगता है तो यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा. तो इसके चारों तरफ ये स्पेस है, ये क्षेत्रफल है. इस क्षेत्रफल में जैसे ये आवेशित कण आता है, इस पर बल लगता है और इस फोर्स के कारण ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ आकर्षित होता है. इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा. The source of electric field is either a charge or a time varying magnetic field. विद्युत क्षेत्र का स्रोत या तो आवेश होगा या समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि टाइम के साथ में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, यदि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो उसके कारण भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है.
If electric field does not change with time, then it is known as uniform electric field. Otherwise, it will be non-uniform electric field. यदि समय के साथ विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र समांगी विद्युत क्षेत्र या समान विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अन्यथा विद्युत क्षेत्र असमांगी विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अगर टाइम के साथ में E की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यदि समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र होगा। और अगर टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, समय के साथ यदि विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, असमान विद्युत क्षेत्र होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रति एकांक परीक्षण आवेश अनुभव किया गया स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रति एकांक परीक्षण आवेश अनुभव किया गया स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब यहां पर हमारा कोई सोर्स चार्ज है या कोई स्रोत आवेश Q है। दिस इज सोर्स चार्ज एंड हियर वी हैव अ टेस्ट चार्ज। Q0 इज टेस्ट चार्ज, Q0 परीक्षण आवेश है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन Q0, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इक्वल टू F अपॉन Q0। अब F का मतलब Q एंड Q0 के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो हमारा F होगा। Since the test charge should be very small, otherwise it will also create its own electric field, so limit Q0 tends to 0। चूंकि प्रेक्षण आवेश Q0 का मान अत्यंत अल्प होना चाहिए, अन्यथा यह स्वयं अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसलिए हमने लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिया है। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट कूलाम, सो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम। और इसी टाइप से इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इफ R is the distance between Q and Q0, Q and Q0 के बीच में डिस्टेंस R है, so force on Q0 due to Q, अतः Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल F इक्वल टू KQ0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो कूलाम लॉ से इस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल या फोर्स की वैल्यू F आ जाएगी, जो हमारे KQ0
अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप होगी। और इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। चूंकि एकांक सदिश की दिशा आवेश q से आवेश q0 की ओर होगी, इसलिए ये जो फोर्स है, ये जो बल है, इसकी दिशा q से q0 की ओर होगी। मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा f काम करेगा। से हमारी f की डायरेक्शन आ गई है। अब ये जो f है, इस f की वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो जैसे f की जगह आप k q q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप रखोगे तो q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा एंड e की वैल्यू हमको मिलेगी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। तो यह किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेनी चार्जेस, कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब Q1, Q2, Q3 इस टाइप से हमारे पास में कई बिंदु आवेश है, कई पॉइंट चार्ज है, और ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो बिंदु आवेश है, ये क्रमशः R1, R2, R3 दूरी पर स्थित है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र होगा इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस एंड सो ऑन। और इसको अगर सिग्मा नोटेशन में लिखोगे तो ये क्या जाएगा कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर आई कैप। सो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेनी चार्ज पार्टिकल। तो कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हमारी ये होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमने लीनियर चार्ज लिया है, सरफेस चार्ज लिया है, वॉल्यूम चार्ज लिया है, रेखीय आवेश लिया है, पृष्ठ आवेश लिया है, आयतन आवेश लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व हमने माना था लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, एंड यहां से डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल निकाली थी, और लैम्डा की यूनिट कूलम्ब पर मीटर थी। अब ई का फॉर्मूला हमारे ये था, इस क्यू की जगह हम डी क्यू लिख देते हैं, और डी क्यू क्या है लैम्डा डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा स्मॉल हो जाएगा क्योंकि चार्ज हमारा स्मॉल है। चूंकि आवेश अल्प है इसलिए विद्युत क्षेत्र भी अल्प होगा। तो ई को हम डीई लिख देते हैं, क्यू को हम डी क्यू लिख देते हैं। सो डीई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, एंड डी क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल। सो डीई इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है इस लाइन चार्ज के कारण, इस रेखीय आवेश के कारण। यदि कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसका हमको लाइन इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसका रेखीय समाकलन लेना होगा। सो ई इक्वल टू के लाइन इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मानी थी एंड सिग्मा था हमारा dq अपॉन df। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds, और यहां से dq की वैल्यू सिग्मा ds आ जाएगी, और सिग्मा की यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इट्स यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इस dq चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, dq आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र निकाले तो d इक्वल टू k dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, एंड dq की जगह आप सिग्मा ds रखोगे तो de हो जाएगा k सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सरफेस चार्ज, तो उसके लिए आपको यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, पृष्ठ समाकलन लेना होगा। सो E इक्वल टू के सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी थी रो, एंड रो इक्वल टू dq बाई dv, और यहां से dq की वैल्यू रो dv आएगी, एंड रो की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सो इट्स यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब इस dq आवेश के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो de हमारा ये हो जाएगा। इस dq की जगह हम यहां से रो dv रखते हैं, सो de इक्वल टू k रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लो, इसका आयतन समाकलन ले लो। सो E इक्वल टू के वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज। सो संपूर्ण आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान हमारा ये होगा। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने मैनी चार्ज पार्टिकल के कारण टोटल फोर्स की बात की है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, एंड साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है। सो गुड बाय।